हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जो एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करता है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो आप बोल सकते हो कि फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। दोस्तों, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो दोस्तों रिटर्न के मामलों में आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे उसके रिटर्न देख के, क्योंकि कंपनी का जिस तरह से अपनी बिजनेस पे पकड़ है, कस्टमर बेस है और जिस तरह कंपनी की परफॉर्मेंस है, उसके सारे पैरामीटर पे ये कंपनी खड़ी उतरी है और अपने इन्वेस्टर को एक हेल्थ बोलते हैं ना कि हेल्दी रिटर्न कमा के दिया है। तो दोस्तों, कौन सा है वो स्टॉक, वो सारी बातें हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे वीडियो के जरिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और दोस्तों, अभी तक आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे, मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले गाइज थोड़ा कंपनी के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि मान लो आप कोई फ़ोन बाय करने जा रहे हो तो आप उस फ़ोन को बाय करने से पहले उसके बारे में उसके स्पेसिफिकेशन देखोगे कि जो फ़ोन है उसके फंक्शन क्या क्या है, उसकी बैटरी लाइफ कितनी है, उसके कैमरा कितना मेगापिक्सल का है। अगर दोस्तों आप एक फ़ोन बाय करने से पहले इतनी एनालिसिस करते हो तो आप अपने मेहनत की कमाई किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आप इन्वेस्ट करने से पहले देखोगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर बाई कर पाओगे। और मान लीजिए जब भी मार्केट गिरेगा तो ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी गिरेगी, तो उस टाइम आप ऐसी ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में बने रहोगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ ना कि एनालिसिस करना चाहिए, तो ये इसीलिए ज़रूरी है। तो अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि मार्केट कैप इस कंपनी का है 4.5 लाख करोड़ के आसपास। तो आप बोल सकते हो कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और दोस्तों दूसरी बात ये कि ये निफ्टी 50 का पार्ट है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। हाँ जी दोस्तों, तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये ऐसी कंपनी कोई मिल रही है जो निफ्टी 50 का भी पार्ट हो, और रिटर्न में आपको आखिर में दिखाऊंगा, तो दूसरी कोई कंपनी के साथ जाना मुझे ठीक नहीं लगता। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ और दूसरे रेशियोज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीबी रेशियो। दोस्तों, और एक बात कि जब हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें और उसमें बैंक, और चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो, किसी भी बैंक या एनबीएफसी की बात करें तभी उस टाइम हम पीबी रेशियो देखते हैं, ना कि पीई। क्योंकि पीबी रेशियो की बात करें तो पीबी रेशियो इस कंपनी का आपको दिखाई दे रहा है 12.47। तो आपको ये एक्सपेंसिव लग रहा होगा। जिस तरह का टेक्निकल बोलते हैं ना कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट रहते हैं वो अपने टेक्निकल एनालिसिस से बोलते हैं कि ये एक्सपेंसिव है। लेकिन दोस्तों उसके सामने ये भी देखना है कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है और अपने सेक्टर की टॉप की कंपनी है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि ये अपनी सेक्टर की टॉप की कंपनी है और साथ में उसका परफॉर्मेंस भी आप हम देख लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि नहीं ये डिज़र्व करती है इतना। जो पीबी रेशियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12.47, वो भी डिज़र्व करती है। और आने वाले समय में ये पीबी रेशियो और भी बढ़ेगा जैसे जैसे कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई की बात करें। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के लिए क्या होता है कि मान लीजिए एनबीएफसी जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए इक्विटी है, लोन जो लोगों को लोन प्रोवाइड करती है वो उसकी इक्विटी है। तो जो लोन प्रोवाइड करती है ये एनबीएफसी, उस पर कौन कितना रिटर्न जनरेट करती है उसे आरओई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तकरीबन ये जो एनबीएफसी है 11 के आसपास उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेशियो माना जाता है। आगे बढ़े और कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो रिजर्व्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़ा है तकरीबन 36,800 करोड़ के आसपास। और दोस्तों अगर हम बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग की बात जब हम एनबीएफसी और बैंक की बात करते हैं तभी बोरोइंग यानी कि कर्जा नहीं देखा जाता, क्योंकि जो बैलेंस शीट में कर्जा दिखाया जाता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो क्या रहता है। मान लीजिएगा ये हम जिस कंपनी के बारे में बात करें ये है एनबीएफसी, और एनबीएफसी का जो बिज़नेस है वो हमारे जैसे छोटे लोगों को लोन देना।
मान लो आपको इस कंपनी ने एनबीएफसी है उन्होंने लोन दिया, लेकिन ये लोन देने के जो पैसे हैं वो एनबीएफसी पीछे से किसी ब्याज दर पे उठा के लाता है। मान लीजिएगा कि इस एनबीएफसी ने 100 रुपये पीछे से उठाए 2% के इंटरेस्ट रेट पे, और आपको लोन दे रही है 100 रुपये वो 5% के इंटरेस्ट रेट पे। तो ये जो इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस है वो ये एनबीएफसी कमाती है। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3% का जो इंटरेस्ट रहता है उसे नेट इंटरेस्ट इनकम भी बोलते हैं, वो ये एनबीएफसी कमाती है। लेकिन दोस्तों ये जो कर्ज़े की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो बोरोइंग दिखाई दे रही है वो बोरोइंग जो एनबीएफसी पीछे से पैसा उठाती है वो उस बैलेंस शीट में आपको दिखाई देती है। तो एनबीएफसी की बैलेंस शीट पे अगर आपको कर्जा दिखाई दे और वो बढ़ रहा है, वो तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कंपनी का जो बिज़नेस है वो अच्छा चल रहा है, तभी तो वो कंपनी है वो पीछे से पैसे उठा रही है, तभी आगे जाके वो दूसरों को लोन प्रोवाइड कर सके। आगे बढ़े और कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 26,600 करोड़ के आसपास कंपनी के पास जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो आपको दिखाई दे रहा है। जो पिछले साल के कंपेयर में आप बोलो तो उतनी बड़ी जंप नहीं दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ कोविड के चलते सारे बिजनेस को इफेक्ट हुआ ही है, आप सब जानते ही है। तो अगर हम देखें कि रेवेन्यू के बाद एक्सपेंस काटने के रेवेन्यू में से एक्सपेंस काटने के बाद जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट बचता है वो कंपनी के पास तकरीबन 6,300 करोड़ के आसपास था। अगर उसके बाद हम देखें तो जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसके ऊपर सारे टैक्सेस और बाकी की एडजस्टमेंट हो जाने के बाद जो कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट बचता है वो तकरीबन 4,420 करोड़ रुपए है। और उसको हम पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020 के साथ कंपेयर करें तो आपको एक डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, जो एक कोविड के चलते जाहिर सी बात है। अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का परफॉर्मेंस भी आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू तकरीबन 6,700 करोड़ के आसपास से जून के क्वार्टर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट आपको 1,450 करोड़ के आसपास आपको नज़र आ रहा है। और अगर हम उसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 1,000 करोड़, जो पिछले क्वार्टर की बात करें कि उसकी कंपेयर में आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ी गिरावट आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो मुझे कंपनी का ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगा। और अभी हम आगे बढ़ते देख लेते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स है कंपनी के, वो उनकी होल्डिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो 56% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईस के पास दोस्तों बहुत बड़ी होल्डिंग पड़ी है, वो है तकरीबन 24%। डीआईएस की बात करें, डीआईएस के पास 10% के आसपास होल्डिंग पड़ी है, और हमारे पब्लिक के पास भी आप बोल सकते हो कि 10% की होल्डिंग इस कंपनी में बनाई हुई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो एक डिसेंट मैनर में है। तो गाइज़ अब तक हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उस स्टॉक का चार्ट पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7,500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे रिटेल इन्वेस्टर का मूड तो ज़्यादातर यहीं ख़राब हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को ये जो प्राइस है वो महंगी लगती है, और वो ऐसे सोचते हैं कि इससे बेहतर कि जो कम दाम वाला स्टॉक है पेनी स्टॉक उसमें लगा देते हैं, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। दोस्तों क्वांटिटी के चक्कर में हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ क्यों करें? क्वालिटी स्टॉक रहते हैं वो हमेशा आपको महंगी ही दिखाई देंगी, ये बात आप मगर अपने फिक्स कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये कंपनी के जो अब तक का रिटर्न है वो देख के आप चौंक जाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक महीने में कंपनी ने 12% के आसपास रिटर्न कमा के दिया है। जैसे मैं लॉन्ग टर्म पे जाऊँगा तो आप इसका रिटर्न देख सकते हो। अगर मैं एक साल में देखूँ तो एक साल में आपके पैसे इस कंपनी ने 2 गुना कर दी है। 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में दोस्तों आपको देख सकता है कि 560 यानी कि 560% की रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। और जैसे ही मैक्सिमम पे देखूँ कि जाने की जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक का रिटर्न देखोगे तो दोस्तों आप यहाँ पे चौंक जाओगे, जिसका रिटर्न है 1,30,000 आप पकड़ सकते हो, 1,30,000%।
इसका मतलब ये कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के जो पैसे थे उसको 1300 गुना कर दिया है। दोस्तों 1300 गुना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है। आपके इन्वेस्टमेंट को 1300 गुना करना ये एक मल्टी बैगर रिटर्न आप बोल सकते हो। और अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो आप बोल सकते हो कि 20 साल के इस टाइम फ्रेम में आपका पैसे 1300 गुना कर दिया है। और आने वाले सालों में भी ये ऐसा परफॉर्मेंस अपना बरकरार रखेगा, क्योंकि जिस तरह की कंपनी की बैलेंस शीट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का परफॉर्मेंस है, वो सारे एक हमने देखा तो वहाँ पे कोई डेंट हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस कंपनी में एसआईपी करते हो, क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा है, तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करूँगा। तो आप चाहे आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मंथली बेसिस पे एक एक स्टॉक इस कंपनी का उठाते रहिए। आने वाले 10 से 15 सालों में ये आप कंटिन्यू करिए और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, तो आपको ये आने वाले सालों में मल्टी बैगर रिटर्न ज़रूर कमा के देगा। तो दोस्तों जिस कंपनी के बारे में अब तक बात कर रहे थे उसका नाम आप देख सकते हो, बजाज फाइनेंस। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी ग्रुप से जुड़ी है, आपको पता है ये बजाज ग्रुप से जुड़ी है। और बजाज ग्रुप की दूसरी भी कंपनी है, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो। तो आप यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न ज़रूर कमा के देगा। और दूसरे एडवांटेज वाली ये बात है कि ये निफ्टी 50 का भी पार्ट है, तो यहाँ से भी एक एडवांटेज मिलता है दोस्तों। और पिछले साल की मैं बात करूँ तो दोस्तों कोविड के दरमियान पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो ये स्टॉक 1800 रुपये के नज़दीक आ चुका था। तो उस टाइम भी बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे थे कि ये और गिरेगा, लेकिन दोस्तों ऐसे अगर आपको ये मौका मिले और ये स्टॉक यहाँ से गिर के कम प्राइस पे मिले तो बेझिझक होकर उसे बाय कीजिए। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और उसमें लंबे समय के लिए बने रहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट के चलते कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो और मुझे आप डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।